हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डे नाइट स्टडी। मैं उमेश सर, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट, उसका आज आपका लास्ट लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट आपका क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। आई होप कि आपने वो पिछला वीडियो आपने अच्छे से देख लिया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इस यूनिट का लास्ट लेक्चर रहने वाला है और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? रिलेशन बिटवीन डी वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो इन तीनों वेक्टर का मतलब क्या होता है? ये तीनों वेक्टर किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं और इन तीनों में जो रिलेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए मैं डायरेक्टली आपको ये रिलेशन भी प्रूव करवा के दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये एक एक आपका डेफिनेशन, एक एक आपका जो वेक्टर है यहाँ पे, चाहे डी वेक्टर हो गया, ई वेक्टर हो गया, पी वेक्टर, ये आपका कहाँ से निकल के आया है, ये सारी चीजें बताते हुए हम इस रिलेशन को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। चलिए इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 4 है और ये आपका लास्ट लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, तो हमको रिलेशन प्रूव करना है डी वेक्टर, ई वेक्टर और पी वेक्टर। तो पी वेक्टर और जो ई वेक्टर है, ई वेक्टर जो होता है ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो पी वेक्टर होता है पोलराइजेशन डेंसिटी को दिखाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि पोलराइजेशन का टर्म आपका आया कहाँ से, ये सारी चीजें हम लोग समझ लेते हैं। फिर इसके बाद इस प्रूफ को आसानी से, अगर ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो प्रूफ आप आसानी से कर लोगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये टर्म्स आपके आए कहाँ से। तो यहाँ पे इसकी शुरुआत होती है पहले डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, आपको किसके बारे में पता होना चाहिए? डाइलेक्ट्रिक के बारे में पता होना चाहिए। अब डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक एक आपका ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं या ऐसे आपके कोई मटेरियल्स होते हैं जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे ये आपके एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे आपका माइका हो गया, एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? माइका हो गया, ग्लास हो गया। ठीक है, तो ये सारे ईटीसी ग्लास हो गया, ये सारे आपके क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। एक डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करते हैं। डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करने का मतलब क्या है कि डाइलेक्ट्रिक जो होता है एक तो इंसुलेटर होता है, इसमें आप करंट फ्लो नहीं करवा सकते। आप देखो ना यहाँ पे एग्जांपल, माइका क्या होता है? माइका एक लकड़ी का ही पार्ट होता है। तो इसमें से वुड हो गया, कोई भी लकड़ी हो गया, ये सारी चीजें क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो भी लकड़ियां होती हैं, वुड जो होता है, ग्लास जो होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर पाता। लेकिन इसमें डाइलेक्ट्रिक एक इंपॉर्टेंट बिहेवियर ये सारे शो करते हैं। वो इंपॉर्टेंट बिहेवियर क्या है कि अगर इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, डाइलेक्ट्रिक को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये क्या हो जाते हैं? पोलराइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पोलराइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आया कि नहीं? डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? ऐसे आपके सबस्टेंस या ऐसे आपके मटेरियल्स जो कि क्या करें, जो आपके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर पोलराइज्ड हो जाएं और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ना करे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन मैं क्लासेस में सारा कुछ बताया हूं, लेकिन मैं आपको रिलेट करवाने के लिए कि ये आपका जो रिलेशन है ये कहाँ से निकल के आता है, रिलेशन आपका कैसे प्रूफ होगा, ये सारी चीजें आपको बताने के लिए मैं आपको स्टार्टिंग से सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक आपको समझ में आ गया कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो वो आपके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर एटॉमिक लेवल पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं? पोलराइज्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पे बार बार एक वर्ड आप सुन रहे हो, क्या है? पोलराइज्ड। तो पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन क्या होता है?
अब देखो पोलराइजेशन आपने किसमें पढ़ा होगा, पोलराइजेशन लाइट के भी चैप्टर में आपको देखने को मिलता है। तो पोलराइजेशन में होता क्या है, पोलराइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे कोई चीज है उसको अलाइनमेंट करने के लिए वो आपकी अलाइंड हो जाती है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। जैसे पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक की बात करें, डाई इलेक्ट्रिक की बात करें, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे ये क्या होता है, एक अलाइनमेंट होता है, इट इज एन अलाइनमेंट, इट इज एन अलाइनमेंट। ये क्या होता है, एक अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट क्या होता है, मतलब कि जैसे मान लो कि ये आपका पेन है, इसको मैंने ऐसे रखा हुआ है, अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं अप्लाई करूं तो ये ऐसे हो जाए, तो ये क्या हो गया, ये आपका अलाइंड हो गया, मतलब ये आपका पेन क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इट इज एन अलाइनमेंट व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, व्हेन डाइलेक्ट्रिक is placed, dielectric is placed in external electric field, in external electric field, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पोलराइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक समझ में आ गया, पोलराइजेशन समझ में आ गया। अब पोलराइजेशन आप वर्ड सुनोगे तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा ना, कि यहाँ पे अलाइनमेंट होता है। अगर हमारे पास दो पेन होते या दो तीन आपके पेन होते, तो अगर मान लो दो तीन पेन ऐसे रखे हुए हैं, मान लो इस हाथ में ये भी आपका एक पेन ही है, ठीक है, तो ये फिंगर है, ये आपका फिंगर है, ये पेन है। अगर इन दोनों को अगर हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो कि ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, अगर इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये मान लो कि इस प्रकार से मूव हो गए, तो ये क्या हुआ, इनका अलाइनमेंट जो हुआ, ये अपने पोजीशन को जो चेंज कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो पोलराइजेशन होता है, सॉरी, डाइलेक्ट्रिक जो होता है, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक, एक मिनट, डाइलेक्ट्रिक जो होता है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक दो टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का होता है, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, और एक आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है। ठीक है, हमको केवल अभी हम लोग इन सभी चीजों से क्या जानेंगे, कि ये जो p वेक्टर है ये कहां से आया, और इससे हम लोग ये भी जान लेंगे कि e वेक्टर का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपके वेक्टर का मीनिंग मैं यहाँ पे पीछे से आपको पता चल जाएगा, और d वेक्टर का जब मीनिंग आपका आएगा तो बता दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले ये दोनों आपके वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक जो होता है दो टाइप का होता है, ये किस किस सेंस में इनको डिवाइड किया गया है, इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो इन मॉलिक्यूल्स का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उनके अकॉर्डिंग इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आपका नॉन पोलर, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो अगर कोई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, तो नॉन पोलर अगर डाइलेक्ट्रिक है, तो देखो यहाँ पे नॉन पोलर अगर डाइलेक्ट्रिक होगा, तो ये आपके इनके मॉलिक्यूल्स को जब जूम इन करोगे तो आपको किस प्रकार से दिखेंगे, देखो यहाँ पे प्लस माइनस, इनमें क्या होता है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, अब पॉजिटिव निगेटिव एटम के अंदर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज कहाँ से आएगा, अब देखो यहाँ पे जब जब आप किसी एटम को देखोगे तो आपको न्यूक्लियस दिखेगा, उसके अराउंड आपको क्या दिखेगा, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये इनके बीच में, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में इतना डिस्टेंस कम होता है कि इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कि ये जो पॉजिटिव निगेटिव जो है वो एक ही सेंटर पे लाई कर रहे हैं, मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का आपका एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से मॉलिक्यूल, जैसे मान लो H2 हो गया, O2 हो गया,
ये सारे आपके क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। इनमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ऐसा लगेगा कि आपका एक ही सेंटर पे कॉन्साइड कर रहा है, इसको जूम इन करके अगर आप देखते हो, ठीक है, एटॉमिक लेवल पे। चलिए अब बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक की। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग जूम इन करेंगे तो आपको किस प्रकार से दिखने वाले हैं, इनके मॉलिक्यूल आपको इस प्रकार से, पोलर डाइलेक्ट्रिक तो ये आपको कुछ इस प्रकार से, कुछ आपके इस प्रकार से, ये आपका यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, ये आपका यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव कुछ इस प्रकार से रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। अब देखो जो नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, इनके मॉलिक्यूल्स को अगर हम जूम इन करते हैं तो इनमें कुछ इस प्रकार से हमको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। अब देखो नॉन पोलर में क्या होता है कि इनका जो सभी डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट जानते हो, डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ा होगा, डाइपोल मोमेंट स्मॉल p वेक्टर इक्वल टू q इंटू 2l, ये पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा है, किसमें पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो अगर पॉजिटिव दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज या पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को अगर सेपरेट कर दे 2l डिस्टेंस से, तो यही आपका क्या कहलाता है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, इन दोनों को सेपरेट कर दें तो ये आपका क्या हो जाता है, इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक सेंटर मान लेते हैं तो इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होता है p वेक्टर इक्वल टू q इंटू 2l के बराबर होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है ये इसके बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, इनके बीच में अगर आपका कोई भी डिस्टेंस नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक ही दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब पॉजिटिव निगेटिव एक ही पे कोइंसाइड करेंगे तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा, इसका डाइपोल मोमेंट भी जीरो होगा और इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। ऐसे ही जितने भी आपको इस एटॉमिक लेवल पे स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे, इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इंडिविजुअली क्या होगा, जीरो होगा। और एंड ओवरऑल अगर स्लैब का डाइपोल मोमेंट देखें तो ये आपका जीरो के बराबर होता है, ठीक है। ये स्मॉल p वेक्टर जो होता है जीरो, स्मॉल p वेक्टर इसका आपका डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ होता है, हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। किधर से, p वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स में देखेंगे तो यहाँ पे इनका कुछ ना कुछ देख रहे हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ सेपरेशन यहाँ पे दिख रहा है हमको, ठीक है। इनके पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे इनका जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, ये डाइपोल मोमेंट, ये आपका p वेक्टर है, यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव है, इसका डायरेक्शन देखो। अब यहाँ पे पूरा खेल किसका आता है, डायरेक्शन का खेल आता है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि सभी के पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, सभी के पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ओवरऑल इस स्लैब का क्या होता है, जीरो होता है। डाइपोल मोमेंट ओवरऑल स्लैब का कैसे जीरो हो गया, कैसे जीरो हो गया, यहाँ पे ये आपका कैसे जीरो होगा कि जब यहाँ पे देखो ये माइनस से, यहाँ से देखो पॉजिटिव से निगेटिव आपका डाइपोल मोमेंट इसका कितना होगा, निगेटिव से पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट होता है, तो इसका मान लो p वेक्टर डाइपोल मोमेंट हो गया, और इसका निगेटिव से पॉजिटिव आपका डाइपोल मोमेंट होगा तो इसका डाइपोल मोमेंट माइनस p हो जाएगा। तो यहाँ पे p वेक्टर और माइनस p वेक्टर मिलके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से इनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो इस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं कि उनका इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट तो होता है, लेकिन पूरे स्लैब का डाइपोल मोमेंट, इनका अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है कि ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इनका क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये नॉन पोलर, नॉन पोलर इसका वर्ड से ही पता चल रहा है कि जिनमें कोई भी डाइपोल मोमेंट ना हो। नॉन पोलर मतलब इनके बीच में डाइपोल मोमेंट कोई भी प्रेजेंट ना हो, तो हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो होता है।
पोलर मॉलिक्यूल में हर एक आपका मॉलिक्यूल का इंडिविजुअली डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो जीरो के बराबर होता है। और वही सेम कंडीशन इसमें भी आती है, ओवरऑल देखेंगे तो इसका भी डाइपोल मोमेंट आपका जीरो होता है। देखिए अभी पता चलेगा कि पी वेक्टर का यूज क्या है, ठीक है। अब जब तक पी वेक्टर को आप समझोगे नहीं तब तक इसका रिलेशन प्रूव करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में। अब ठीक है, अब मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि डाइलेक्ट्रिक का डेफिनेशन मैंने दिया और बोला कि जब इनको एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो ये कुछ ना कुछ बिहेवियर इनके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हम ये वाला कोई भी आप ये वाला मान लो कंडीशन नॉन पोलर वाला कंडीशन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। मान लो कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हैं। कहां पे रख रहे हैं, एक्सटर्नल फील्ड में। देखो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को जब एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो देखो होगा क्या है इसके अंदर, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपने देखा कि इनके पॉजिटिव और निगेटिव एक ही सेंटर पे कोइंसाइड करते हैं, इस प्रकार से आपको दिखते हैं, ये इस प्रकार से दिखते हैं आपको, ये इस प्रकार से दिखते हैं, इस प्रकार से दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, जैसे ही इसको मान लो कि यहाँ पे ई नॉट वेक्टर हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल फील्ड को किससे दिखाएंगे, ई नॉट वेक्टर से दिखाएंगे। अब वैसे ही इसमें होगा क्या, इसके अंदर होगा क्या, जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे इनके जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो आपका पॉजिटिव, आप जानते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है, और नेगेटिव चार्ज सॉरी पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो आपका किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एक एक्सटर्नल फील्ड लगाया ये सारे मॉलिक्यूल्स स्ट्रेच्ड हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे मतलब अलाइंड हो जाएंगे, निगेटिव चार्ज चला जाएगा किधर की तरफ, हमेशा किस साइड, निगेटिव, मतलब आपका निगेटिव चार्ज जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से अलाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे इसको तो यहाँ पे आपका होगा क्या, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पोलराइज्ड हो जाएंगे। इसी कंडीशन को देखो यहाँ पे सारे एटम्स जो है मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हो गए, अलाइंड हो गए। जब अलाइंड हो गए तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका जो आपका स्लैब है ये आपका क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया, क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया, ठीक है। अब ये कलर आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे रुको एक मिनट, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है कि नहीं कलर, हाँ ठीक है। दूसरे कलर से हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जब एक्सटर्नल नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया तो इसके मॉलिक्यूल क्या हो गए, पोलराइज्ड हो गए। तो ये कंडीशन आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, अब एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई किया है ई नॉट वेक्टर। अब देखो यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इतना पूरा अगर ध्यान से देखोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज के साथ न्यूट्रल हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज के साथ न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो जाते हैं, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, और ये पॉजिटिव निगेटिव के साथ न्यूट्रल, ये पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल, और ये पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल हो जाता है। तो फाइनली हमको जो स्लैब के मॉलिक्यूल्स हैं हमको यहाँ पे सरफेस पे क्या दिखेगा, इधर आपके नेगेटिव चार्ज दिखेंगे, इधर आपके क्या दिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज दिखेंगे,
ठीक है, तो ये आप जब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो ये कंडीशन निकल के आती है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से होता है, हमेशा पॉजिटिव से आपका निगेटिव की तरफ होता है। हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो इसके अंदर भी एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ई इंड्यूस्ड, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, ई इंड्यूस्ड से दिखाते हैं। ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। तो यहाँ पे बताओ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपका इधर ही काम करेगा, लेकिन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, इस ई नॉट वेक्टर में से माइनस कर दें ई इंड्यूस्ड को, तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो देखो यहाँ पे ये जो ई वेक्टर है, जो इस फॉर्मूले में ई वेक्टर है, ये आपका किसको दिखा रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ से एक मैं फॉर्मूला और प्रूव करूंगा। यहाँ पे एक और फॉर्मूला यहाँ पे प्रूव करने वाला हूं ई इंड्यूस्ड का। अब देखो ई इंड्यूस्ड आपका होता कितना है, ए इंड्यूस्ड पहले होगा कितना, इसको आइए हम लोग कंपेयर करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण मान लो कि इधर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो पॉजिटिव सिग्मा आई है। आई क्यों लगा है, क्योंकि इंड्यूस्ड है। और यहाँ पे निगेटिव के कारण जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो आपका निगेटिव सिग्मा आई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हमको मान लो कि यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होगा। ये तो पता ही होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड की तरफ जाती हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और निगेटिव चार्ज के भी लिए आपका ये डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन तो हमने ऑलरेडी ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस के कारण है और प्लस आपका जो माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो ई इंड्यूस्ड आपका निकल जाएगा। अब देखो ई इंड्यूस्ड, ई प्लस के कारण जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पॉइंट है ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, और मान लो कि ये आपका कोई बहुत ये आपका क्या है, मान लो कि ये बोर्ड का, हाँ जैसे मान लो कि ये पेन है, और पेन के सामने बहुत छोटी सी चींटी अगर यहाँ पे रख देते हो, तो उसको क्या लगेगा, ये जो इतना सा पार्ट है उसके लिए क्या लगेगा, इनफाइनाइट लगेगा। उसके लिए लगेगा कि बहुत भारी सामान है, या बहुत बहुत इनफाइनाइट चीज है, बहुत बड़ी चीज है हमारे पास। जैसे एक चींटी के सामने अगर हम खड़े होते हैं तो क्या लगेगा, उस चींटी को लगेगा कि हम बहुत बड़े हैं। उसके लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो वो क्या होगा, बिल्कुल इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे अगर इनफाइनाइट के कारण, इनफाइनाइट वायर के कारण अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, तो उसका फॉर्मूला जो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे ई प्लस के कारण रख दिया, अब ई माइनस के भी कारण वही रखना है। अब देखो डायरेक्शन तो हमने पहले ही ले लिया है, यहाँ पे दोनों ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे निगेटिव के कारण हमने निगेटिव नहीं रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों हाफ हाफ का है, हाफ हाफ को ऐड करोगे तो ये सिग्मा बाई ये एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएंगे। अब ये फॉर्मूला क्यों मैंने निकलवाया है, देखिए अभी आपको पता चल जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे मैं किसको डिफाइन करूंगा, पी वेक्टर को। पी वेक्टर क्या होता है, पोलराइजेशन डेंसिटी होता है। क्या होता है, पोलराइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी। अब देखो ई वेक्टर का मतलब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ई वेक्टर किसको दिखा रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है। ठीक है, और पी वेक्टर क्या होता है, पोलराइजेशन डेंसिटी, और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम लिखते हैं।
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो होता है वो चार्ज इनटू आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे डिस्टेंस होता है। तो मान लो कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपने x मान लिया, ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपने x मान लिया, और चार्ज इसके ऊपर टोटल जो है q इंड्यूस्ड आपका है चार्ज q इंटू एक्स, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट आप लोग जानते हो स्मॉल p वेक्टर बराबर क्या होता है, q इंटू 2l होता है। तो बेसिकली 2l किसको दिखाता है, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच के डिस्टेंस को दिखाता है। तो यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है, x माना है हमने, तो क्यू आई इंटू एक्स हमने डाइपोल मोमेंट लिख दिया इसका, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डाइपोल स्मॉल p वेक्टर बाई v, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो p वेक्टर का फॉर्मूला से यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अच्छा ये बताओ, एक स्लैब है, एक का कोई स्लैब है, जैसे ये मान लो बोर्ड है आपका, डिजिटल बोर्ड है, तो ये इस बोर्ड का कुछ आपका लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और थिकनेस होगा, ये तीनों चीजें होंगी। अगर मैं इसका एरिया मान लो कि स्लैब का एरिया a है और इतना डिस्टेंस x है, तो इसका वॉल्यूम आप बता सकते हैं ना, एरिया इंटू एक्स कर देंगे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो x से x कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे जो p, हाँ पोलराइजेशन को इसको p वेक्टर से हम लोग दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, कैपिटल p वेक्टर से। तो x से x कट गया, क्यू आई बाई a आ गया। अब चार्ज अपॉन एरिया जो होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया जो होता है वो आपका सिग्मा इंड्यूस्ड के बराबर होता है, ठीक है। जो p वेक्टर होता है वो सिग्मा इंड्यूस्ड के बराबर होता है। तो यहां से अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे अगर हम लोग सिग्मा इंड्यूस्ड यहाँ पे था ना, तो यहाँ से E इंड्यूस्ड की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, E इंड्यूस्ड की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे p वेक्टर बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये वैल्यू जो आई है, तो यहाँ पे दो वेक्टर के बारे में आपको पता चल गया कि p वेक्टर क्या होता है और ई वेक्टर क्या होता है। अच्छा, अब ई इंड्यूस्ड का ये जो फॉर्मूला निकला है, इसको अगर यहाँ पे रख दें तो यहाँ से हम देखो इसका रिलेशन प्रूव करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे ई नेट किसके बराबर था, यहाँ पे बताओ ई नेट किसके बराबर था, ई नेट आपका क्या था, ई नॉट वेक्टर और माइनस ई पी वेक्टर, मतलब पोलराइजेशन या इंड्यूस्ड वेक्टर लिख सकते हो। अब देखो, अब ई इंड्यूस्ड का हमने अभी फॉर्मूला निकाला कि जो होता है पी वेक्टर बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये अभी हमने निकाला, ये आपका पूरा ई नेट के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग क्या करते हैं, ई नॉट को इधर लेके इस पी वेक्टर बाई एप्सिलॉन नॉट को अगर इस साइड भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, ई नेट और यहाँ पे प्लस p बाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों साइड एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब दोनों साइड एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ई नेट वेक्टर और यहाँ पे प्लस p वेक्टर बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सॉरी p वेक्टर बस बचेगा कि यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट से ऑन मल्टीप्लाइंग एप्सिलॉन नॉट बोथ साइड दोनों साइड हमने एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो दोनों साइड एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको कुछ इस प्रकार से इक्वेशन मिला। अब देखो कुछ ना कुछ रिलेशन यहाँ पे मैच हो रहा है, कुछ ये पार्ट तो आपका पूरा पूरा मैच कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, जो ये क्वांटिटी होती है इसको हम लोग डी वेक्टर से बोलते हैं, और इसको पूरा हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर यहाँ पे रख देंगे तो डी वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, ई नेट ना लिख के ई वेक्टर लिख रहा हूं, प्लस पी वेक्टर, और ये आपका रिलेशन प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बेसिकली आपको शॉर्ट में पूछ देगा कि डी वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये आप बता दीजिए। और हाँ, ये चीज और ध्यान दीजिए, जो पी वेक्टर होता है इसका यूनिट जो होता है एसआई यूनिट जो होता है कूलॉम पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। कूलॉम पर मीटर स्क्वायर कैसे आया, इसको याद कर लीजिएगा। अब इसको याद कर लीजिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है।
एसआई यूनिट जो होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। कैसे आया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज है इंटू आपका यहाँ पे चार्ज आपका क्या हो जाएगा कूलम, और एरिया चार्ज बाय एरिया आपका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका एसआई यूनिट भी बता सकते हो। तो यहाँ से यहाँ पे जो पी वेक्टर है, जो पी वेक्टर है, जो पी वेक्टर है और डी वेक्टर जो है, इनका जो यूनिट होता है, यूनिट आपका सेम होता है। अब चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इनका डायरेक्शन भी क्या होता है, डायरेक्शन भी सेम होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा रिलेशन मैंने अच्छे से प्रूव करके दिखा दिया। कहां से एक एक टर्म निकल के आ रहा है, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक को उठाया, डाइलेक्ट्रिक में नॉन पोलर को उठाया, आप पोलर को भी उठा के कर सकते हो, उसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। एक्सटर्नल फील्ड में, अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड में आप ये कैसे रखोगे, यहाँ से बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रखोगे यहाँ पे। अब इसको रखने के लिए एक तरीका हमारे पास है, ये हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर अगर यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक प्लेट को, कैपेसिटर के प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, तो यह पॉजिटिव टर्मिनल इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब इसी के अंदर आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दो। अब देखो यहाँ पे ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर नहीं बन गया, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये क्या बन गया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब इसी के अंदर अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक रख देंगे और फिर पूरा कॉन्सेप्ट जो जो मैंने बताया यहाँ पे, ये हम मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सटर्नल फील्ड में आप कैसे रखोगे पोलराइज, मतलब यहाँ पे क्या कर दो, कैपेसिटर प्लेट के बीच में कोई आप ग्लास रख दो, माइका रख दो, उसके बीच में रख दो, तो ये आपका इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पोलराइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पोलराइजेशन करने का मैंने तरीका भी आपको यहाँ पे बता दिया और यहाँ से ये फॉर्मूला भी मैंने आपको अच्छे से प्रूव करवा दिया। तो डी वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर आपका यहाँ पे फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। ये रिलेशन आपको प्रूव करने के लिए जरूर आएगा। ठीक है, ये आपका आता ही है। और हाँ, इसमें अगर मैं बात करूं फॉर वैक्यूम के लिए, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका रिलेशन प्रूफ हो गया, नहीं यहाँ तक प्रूफ हो गया। चलिए, अब हम लोग यही था आज के वीडियो में। और हाँ, ये सारा जो जो भी आपके लेक्चर लिए गए हैं वो अच्छे से आप लोग रिवाइज करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो भी लेक्चर आपको पढ़ाए जा रहे हैं यूट्यूब पे, सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको ये वाला नोट्स आपको पूरा पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो हमारा डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। उसमें फ्री स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन होगा, वहाँ पे थर्ड सेमेस्टर का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हो, सॉरी फाइल बना होगा, वहां से जाके आप इस पीडीएफ को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, आपको मैंने यहाँ पे अच्छे से ये सारी चीजें बता दी। ठीक है, और हाँ, लास्ट में अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी सब्जेक्ट हमको पढ़ाया जाए वो आपको, जैसे यहाँ पे यूट्यूब पे मैंने क्या बताया आपको, केवल 4 लेक्चर थे आपके यूनिट फर्स्ट में। ऐसे आप चाहते हो कि हमको हर एक टॉपिक वाइज हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, तो आप हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम के स्टूडेंट है, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आप हमारे नवोद्भव बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। नवोद्भव बैच में ज्वाइन होने के लिए 1250 रुपीज का वन टाइम पेमेंट करना है। 1250 रुपीज का वन टाइम पेमेंट करना है। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो जो भी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी आपके कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट होंगे, वो सारे सब्जेक्ट केवल 1250 रुपीज में वन टाइम पेमेंट करने पे पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अगर आप अभी इस बैच में ज्वाइन होते हैं, एनरोल्ड होते हैं, तो ये आपको 20% का और डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पे ये कोर्स हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट कर देंगे और कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्जामिनेशन तक रहेगी। ठीक है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, और हाँ, इस बैच में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं,
आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगा, इसी प्रकार से लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाया जाएगा, वन शॉट एक यूनिट खत्म होगा, एक यूनिट का आपको उस यूनिट से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है सब्सक्रिप्शन लेने में, या आपको आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कैसे उसमें लॉगिन करना है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो में। जल्दी जल्दी इस बैच में आप लोग ज्वाइन हो जाइए, और हम लोग एक एक टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, फिजिक्स का जैसे पार्ट ए जो होगा वो मैं पढ़ाऊंगा, और एक एक टॉपिक वाइज वहां पे आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो यही था आज के क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।